नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहार झारखंड की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने आज छठी जेपीएससी मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मेरिट लिस्ट के आधार पर रिजल्ट को रद्द करने का निर्देश दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट में कुल 15 याचिका दायर की गई थी, जिसमें आज हाईकोर्ट ने पूरे मामले को 4 श्रेणियों में बांटा, जिसमें 3 श्रेणी को खारिज कर दिया गया, जबकि चौथी श्रेणी में मिनिमम क्वालिफाइंग अंक के आधार को सही ठहराते हुए जेपीएससी के रिजल्ट को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने 8 हफ्ते के भीतर नए मेरिट लिस्ट के आधार पर रिजल्ट जारी करने का निर्देश जेपीएससी को दिया है। इस फैसले से पूर्व में चयनित 329 उम्मीदवारों का भविष्य अधर में आ गया है। इस मामले में प्रार्थी सुमित कुमार महतो और दूसरे याचिकाकर्ता की अपील पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जेपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर आज माननीय उच्च न्यायालय ने जजमेंट प्रोनाउंस किया, जिसमें टोटल 4 कैटेगरी में केस को बांटा था और 4 अलग अलग कैटेगरी में रिट्स फाइल हुई थी। टोटल 15 केसेस फाइल हुई थी, जिसमें 3 कैटेगरी को कोर्ट ने नहीं कंसीडर किया, लेकिन जो मेन कैटेगरी थी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर, जिसमें सुमित कुमार महतो एंड अदर्स और कई सारे रिट पिटिशंस फाइल हुए थे, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग क्लॉज 13 को लेकर हम लोगों ने चैलेंज किया था कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो एडवर्टीजमेंट में लिखी गई, उसको फाइनल रिजल्ट पब्लिकेशन के समय ध्यान नहीं रखा गया और जेपीएससी ने गलत तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया, जिसके कारण कई सारे अभ्यर्थी क्वालिफाइंग होने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाए, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं पाए। उस मामले को संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने फाइनल मेरिट लिस्ट जो फाइनल रिजल्ट होता है उसे रद्द कर दिया है और 8 सप्ताह के अंदर फ्रेश रिवाइज रिजल्ट को पब्लिश करने के लिए बोला गया है। और उसमें जो भी अभ्यर्थी नए अभ्यर्थी उसमें आएंगे फ्रेश रिवाइज रिजल्ट, उनको फिर अपॉइंटमेंट जेपीएससी दी जाएगी। और हमारे साथ संजय सिन्हा इस वक्त जुड़े हुए हमारे सहयोगी रांची से। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, एक ऐतिहासिक फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है, लेकिन कितनी मायूसी उन उम्मीदवारों में है जिनका सिलेक्शन हो चुका था और कितनी खुशी उस पक्ष में है जिन्होंने ये याचिका दायर की थी? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जेपीएससी का क्या कहना है, क्या वो तैयार है दोबारा रिजल्ट जारी करने के लिए? बिल्कुल अलीम, आप इस फैसले को कहीं खुशी कहीं गम के तौर पर भी देख सकते हैं। हमारे साथ ही इस समय जेपीएससी के अधिवक्ता हैं, हम सीधे उनसे बात करेंगे कि सर वास्तव में इस जो रिजल्ट को जो रद्द करने का फैसला माननीय हाईकोर्ट की तरफ से आया है, क्या कहा जाए, जेपीएससी के लिए एक बड़ा सेटबैक है? देखिए, इसमें 5 इशू उठाया हुआ था, जिसमें 3 इशू जेपीएससी के फेवर में आया है और क्वालिफाइंग पेपर के बिंदु पे ऑनरेबल हाईकोर्ट का कहना है कि ये गलत है, जबकि हम लोग का स्पेसिफिक स्टैंड है कि क्वालिफाइंग पेपर्स का मार्क्स जुटेगा और एडवर्टीजमेंट में भी ये मेंशन है। उस बिंदु को हाई कोर्ट ने नहीं माना है। दूसरा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राकेश कुमार के केस में सिविल रिव्यू एप्लीकेशन में आदेश पारित करने के उपरांत ही जेपीएससी ने सारे पेपर को मिलाकर मार्क्स टेकन टुगेदर इन ऑल पेपर उसके हिसाब से रिजल्ट पब्लिश किया था। उस बिंदु को भी ऑनरेबल कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया है। तो ये जिस दो स्टैंड क्या देखिए, जिस 5 बिंदु उठाया गया था, 5 बिंदु उठाने के उपरांत ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा सारे बिंदुओं पर सुनवाई हुई। 3 बिंदु माइग्रेशन, एलोकेशन ऑफ कार्डर, नॉट सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स इन प्लानिंग सर्विसेज, जिनको मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं था प्लानिंग सर्विस के लिए, ये सारे को ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि सही है और ये विज्ञापन के अनुरूप है। मगर 2 बिंदु पर, एक बिंदु है क्वालिफाइंग पेपर्स का, कि हम लोग का स्पेसिफिक था 6 कंबाइंड सिविल सर्विसेज में कि इसका जुटेगा, और हम लोग इसी तरह का जब 5th कंबाइंड सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन लिए थे तो उसमें हम लोग एडवर्टीजमेंट में बोले थे कि इसका नहीं जुटेगा। और इसमें वीएस दुबे कमेटी का भी रिपोर्ट है कि क्वालिफाइंग पेपर्स का मार्क्स आपको जोड़ना है। तो अब जेपीएससी का नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा? देखिए, अभी आदेश की प्रति हम लोग को नहीं मिली है, अभी तो ऑनरेबल कोर्ट ने वर्बल अनाउंसमेंट किया है। आदेश मिलने के उपरांत इसमें
आगे की क्या कार्रवाई होगी इस बिंदु पर हम लोग निर्णय लेंगे। सर ये क्या यही माना जाए कि जेपीएससी में कुछ अनुभवहीनता है, ऐसा कुछ अधिकारी? नहीं, कहीं नहीं। जो भी किया गया, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अगर हम लोग ऑर्डर नहीं मानते तो सब कैंडिडेट्स आते बोलते कि देखिए ऑनरेबल कोर्ट का ये लोग आदेश नहीं माने हैं, हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश माने, तो वो उसमें कोर्ट का कहना है कि नहीं आप उसको नहीं मानिए। तो ये सब बिंदु जो भी है वो मेरे हिसाब से वो आर्ग्यूएबल पॉइंट्स है और उसको ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कंसीडर नहीं किया गया है। उस बिंदु पर हम लोग जो होगा उचित 8 हफ्ते के भीतर जो है नया जो मेरिट लिस्ट के आधार पर नया रिजल्ट जो प्रकाशित करने का निर्देश जेपीएससी को माननीय हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है, तो क्या अब जो पुराने लोग सेवा में हैं उनके साथ क्या उनकी पहले देखिए उनके पास कानूनी विकल्प अवेलेबल है। कोई भी आदेश जब ऑनरेबल रीट कोर्ट पास करता है तो उसके 30 दिनों के यानी अंदर कि जो उम्मीदवार सेलेक्ट हो चुके थे, जिनका चयन हो चुका था संजय, उनके पास अभी कई कानूनी विकल्प हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्ट जोड़ने के मामले में रांची सिविल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने फैसला 10 जून तक सुरक्षित रखा है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और उनके सलाहकार अजय कुमार और तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता पर पीसी एक्ट जोड़ने की मांग की गई थी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जोड़ने को लेकर केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोर्ट में आवेदन दिया और इसकी सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी। आज की सुनवाई में सहायक लोक अभियोजन ने कोर्ट को विस्तार से जानकारी दी। अब फैसले के लिए 10 जून का इंतजार है। अगली खबर पलामू से है, जहां मेदिनीनगर के एमएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती बुजुर्ग को चींटियों ने काटकर घायल कर दिया। इससे बुजुर्ग की हालत और गंभीर हो गई है। पीड़ित की बेटी के मुताबिक मरीज को मिर्गी की बीमारी थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल में रात में चींटियों ने उन्हें काटकर घायल कर दिया। फिलहाल मरीज का मिर्गी के साथ चींटियों के काटने का भी इलाज किया जा रहा है। इस घटना से अस्पताल में इलाज के दौरान साफ सफाई की भी व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है, जहां बेड पर रखे गए मरीज को चींटी काट लेते हैं और वहां तैनात नर्स और डॉक्टर को खबर तक नहीं लगती है। नान की चींटी काट दिया तो पूरा घाव हो गया है। कहाँ कहाँ काटा चींटी? पैर में, हाथ में, जांघ में काटा है। यहाँ हॉस्पिटल में? हाँ। क्या बीमारी था पहले से? फरका था, वो गिर गया था तो माथा में खून जम गया है। और हमारे साथ पलामू से हमारे संवाददाता संजय भारती इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, क्या माना जाए, क्या अस्पताल में इतने बदहाली है? क्या साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं साफ सफाई का ही मामला है। क्योंकि इस तरह से चींटियों का आना और एक मरीज को की हालत इतनी बुरी कर देना, ये प्रशासनिक लापरवाही है। कहीं ना कहीं साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण अस्पताल में इस तरह की समस्या आ रही है। मरीज की हालत काफी गंभीर हो गई है। आपको बता दें कि चींटियों के काटने से जगह जगह घाव बन गए हैं और खून भी निकला है। तो कहीं ना कहीं साफ सफाई नहीं होने के कारण इस तरह की व्यवस्था दिख रही है। संजय, अस्पताल प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है? आखिर क्यों इस तरह के हालात हैं? अस्पताल प्रशासन से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम उचित साफ सफाई की व्यवस्था रखते हैं, मगर चींटियों का इस तरह से आना अभी हमारे नजर में नहीं है। हम इसे नजर में लेकर इस पर जो संबंधित कार्रवाई होगी वो की जाएगी, ऐसा कहा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पलामू के अस्पतालों की हालत क्या है, जहां मरीज भर्ती होते हैं इलाज कराने को लेकर, लेकिन उन्हें और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। साफ सफाई का बिल्कुल ख्याल यहां नहीं रखा जाता और यही वजह है कि एक मरीज को चींटियों ने काट कर जख्मी कर दिया। अब वो गया तो था एक मर्ज का इलाज कराने, लेकिन दो बीमारियों का इलाज करा रहा। खबर लोहरदगा से है, जहां किस्को प्रखंड में अंचल अधिकारी की सरकारी गाड़ी तसला नदी में फंस गई। ड्राइवर ने नदी से गाड़ी निकालने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी और भी धंस गई।
जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। दरअसल किस्को प्रखंड के सीओ बुंडाए सारू इलाके का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान तसला नदी में उनकी गाड़ी फंस गई। वहीं इस घटना के बाद लोग सरकार और उनकी योजनाओं में बरती जा रही लापरवाही पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें एक अदद पुल भी अब तक नहीं बन सका है। बोकारो में चास शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में काफी परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए बोकारो बीजेपी विधायक विरंची नारायण डीसी ऑफिस के पास धरने पर बैठ गए। विधायक का आरोप है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली की भारी कटौती हो रही है। उन्होंने चास में 3 पावर सब स्टेशन तैयार होने के बाद भी उसे चालू नहीं करा पाने का सरकार पर आरोप लगाया। वहीं विधायक के धरने को कांग्रेस ने नौटंकी करार दिया है और आरोप लगाया है कि पिछले 5 साल की नाकामियों को छिपाने के लिए विधायक इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। मुश्किल से 2 घंटे और चास शहरी क्षेत्र में मुश्किल से 3 घंटे 4 घंटे बिजली रह रही है। त्राहिमाम की स्थिति है। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं घर में बैठकर तमाशा नहीं देख सकता था और मैंने डीसी बोकारो को 48 घंटा का अल्टीमेटम दिया था कि बिजली सुधरे। कोई सुधार नहीं हुई और मेरा भी व्यक्तिगत रूप से मानना है कि बिजली अगर चास बोकारो को सुधारना है तो तीनों के तीनों पावर सब स्टेशन शुरू होने चाहिए और जैना मोड़ का जो ग्रिड है, चंदनकारी बरमसिया का ग्रिड है, उसे शुरू किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का काम केवल नौटंकी रह गया है। नौटंकी ड्रामा कंपनी होकर रह गई है। विधायक जी का पिछले 5 वर्षों में तो कुछ परफॉर्मेंस रहा नहीं और अब जब हमारी सरकार आई है तब इनको चिंता हुई है। ये हमारी सरकार का फुदनीडी जो पावर स्टेशन है वो हमारी सरकार की देन है और उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। अब जब इनको पता लग गया कि सरकार हफ्ते 10 दिन के अंदर में उसको चालू करने जा रही है तो बेवजह की राजनीति करने लगे। गिरिडीह के सिंधवरिया पंचायत में मनरेगा योजना में भारी गड़बड़ी की जा रही है। गड़बड़ी में पंचायत के मुखिया अर्जुन प्रसाद कुशवाहा, पंचायत सचिव नकुल बेसरा और वेंडर की ओर से 5,36,000 रुपए की निकासी की गई। यहां जिनकी जमीन पर अभी गार्ड वाल की बुनियाद खुदाई की जा रही है, वहां पूर्व में बने कूप को नया दिखाकर राशि की निकासी कर ली गई। पंचायत के ग्रामीणों की ओर से लिखित शिकायत पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मनरेगा योजनाओं में की गई गड़बड़ी की शिकायत की जांच के दौरान पंचायत में योजना स्वीकृति के नाम पर जमकर कमीशनखोरी का आरोप भी ग्रामीणों ने लगाया। कुआं के संदर्भ में कुछ दिन पूर्व में पेपर में आया था कि पुराने कुएं को ही नए कुएं में करके पैसा निकाल लिया गया। इस गबन के जांच के लिए आज हम आए हैं। सब जगह वस्तुस्थिति देख लिए हैं। जेई, पंचायत सेवा, रोजगार सेवा मुखिया जी और जनप्रतिनिधि को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। जांच कर लिए हैं। जांच का रिपोर्ट 1-2 दिन में हम दे देंगे। और गांव के आदमी और इससे पूछताछ से पता चला है कि 7 फीट 6 फीट पहले से कुआं खुदाया हुआ था, उसी को बड़ा करके कुआं किया गया है। इसका गहन जांच कर लिए हैं। इसका रिपोर्ट 1-2 दिन के भीतर दे देंगे। उसमें जैसे पहले से 25 फीट कुआं खुदाई हुआ था और नया कुआं स्वीकृति मुखिया जी किए बसंती देवी पति गोपाल वर्मा का, लेकिन नया कुआं नहीं बनाने छोड़ के पुराना कुआं में जो 25 फीट खुदाई हुआ था उसी में कुआं जो से बनाया जाए। रांची में साइबर क्राइम के लंबित केसों के निपटारे के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है। रांची में करीब 1000 से ज्यादा केस पेंडिंग हैं, जिसके निपटारे के लिए स्पेशल 24 का गठन किया गया है। स्पेशल 24 में 8 इंस्पेक्टर और 16 सब इंस्पेक्टरों को शामिल किया गया है, जिन्हें 3 महीने के भीतर 400 केस के अनुसंधान की जिम्मेदारी दी गई है। समीक्षा के क्रम में पाए गए काफ़ी सारे कांड जो है आईटी एक्ट के लंबित पड़े हुए थे और उसमें कहीं ना कहीं यह एक बात निकल के आई कि कई थाना प्रभारी जो है आईटी एक्ट के कांडों के अनुसंधान करता है, तो वो थाना की में कार्य की व्यवस्था के कारण उस अनुसंधान ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे। इसी को देखते हुए हम लोगों ने एक स्पेशल टीम का गठन किया जिसमें 8 इंस्पेक्टर्स हैं और हर इंस्पेक्टर के नीचे 2 सब इंस्पेक्टर एज सहायक अनुसंधानकर्ता दिया गया है। प्रत्येक इंस्पेक्टर के पास 50-50 केस दिए गए हैं। इसका मतलब कि हर एक सहायक अनुसंधानकर्ता के पास 25-25 केस होते हैं। 400 केसेस की जिम्मेदारी दी गई है। इस टीम को 3 महीने में इन सभी कांडों के निष्पादन की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें मुख्य रूप से दोनों तरह के कांड सेलेक्ट किए गए, मतलब कि वैसे कांड जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं और वैसे कांड जो कि बिल्कुल हाल में प्रतिवेदित हुए, जिससे कि एक बैलेंस हम लोग निष्पादन और उद्भेदन दोनों में बना सकें।
तो मुख्य उद्देश्य इस टीम का यही है कि ये निष्पादन भी करे पुराने कांडों का जो IT एक्ट के, और दूसरा नए नए कांड जो भी हो रहे हैं, जिससे कि नए नए एमओ हम लोग को जो मोडस ऑपरेंडी होता है वो पता चले, और उद्भेदन भी नए कांडों का, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में एक डेटरेंस जरूर जाएगा जो भी अपराधी हैं ऐसे कि ऐसे जो कांड है उसको कारित न करें। देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान में भ्रामक और गलत जानकारी सबसे बड़ी बाधा है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को कोरोना टीके की अहमियत काफी हद तक समझा दी है, लेकिन टीके के बारे में हर जानकारी जन जन तक पहुंचाना अभी भी बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती के लिए नेटवर्क 18 अपना संजीवनी अभियान चला रहा है। कोरोना को है हराना, टीका जरूर लगाना, क्योंकि टीका ही है संजीवनी। कोरोना महामारी से बचने में कोरोना टीका ही सबसे अचूक और सबसे कारगर उपाय है। कोरोना टीका लेने वालों को भी बचाता है और संक्रमण फैलने के खतरे को भी कम करता है। इसलिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लें और देशव्यापी टीकाकरण अभियान में भागीदार बने। आपके माता पिता हो या दादा दादी हो, सबको प्लीज़ आप वैक्सीनेट करा लीजिए, क्योंकि थर्ड वेव में ये वैक्सीन ही एक सुरक्षा कवच है हमारे पास। गुजरात में राजकोट के कई ग्रामीण इलाके टीके को लेकर उदासीन बन रहे हैं। इसकी वजह है टीके को लेकर अंधविश्वास, भ्रम और गलत जानकारी। लेकिन स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों की हर दुविधा का समाधान कर रहे हैं और लोगों को टीके के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कारण से सेकेंड वेव में जितने लोग वैक्सीनेट हुए थे उनको कम बीमारी हुई थी, तो थर्ड वेव के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोरोना टीका पूरी तरह से सुरक्षित और कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला है। इस टीके को लेने वाले व्यक्ति की कार्यकुशलता और कार्यदक्षता पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। गलत, भ्रामक, कही सुनी और अंधविश्वासी बातों की बजाय जीवन रक्षक कोरोना टीका अपनाएं और अपना जीवन बचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अगली खबर का रुख करते हैं। रांची सहित विभिन्न जिला इकाइयों के सहयोग से खिलाड़ियों का टीकाकरण शुरू करा दिया गया है। खेल संघ भी इस मुहिम के लिए आगे आ रहा है। राज्य खेल संघों ने अपने जिला इकाइयों को खिलाड़ियों के वैक्सीनेशन के लिए निर्देश दिए हैं। हॉकी झारखंड, झारखंड राज्य कुश्ती संघ, झारखंड वॉलीबॉल संघ ने खिलाड़ियों को वैक्सीन दिलाना शुरू कर दिया है। हमारा प्रत्येक जिला में संघ है, हम उनके पास जाके और गांव जाकर के हम लोग भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं वैक्सीनेशन का। और अगर झारखंड के बच्चे अगर गांव देहात में जाएंगे, घर घर जाएंगे प्रचार प्रसार करने के लिए, तो शायद वो ज़्यादा उपयुक्त होगा। हम बस यही कहना चाहते हैं, कोरोना ऐसा बीमारी है, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। वैक्सीन बहुत ज़रूरी है और वैक्सीन मतलब कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। दुमका में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला इस बार लग पाएगा या नहीं, ये सवाल लोगों के जहन में है। दरअसल कोरोना की वजह से पिछली बार भी श्रावणी मेला नहीं लग पाया था। 23 जुलाई से श्रावणी मेले की शुरुआत होने वाली है। इसमें देश के साथ विदेश से भी श्रद्धालु जुड़ते हैं, जिसमें करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1 महीने के मेले से ही वे साल भर के जरूरी खर्च के लिए पैसे जुटा पाते हैं। लेकिन मेले के आयोजन को लेकर किसी भी दिशा निर्देश के अभाव में लोग निराश दिख रहे हैं। अगले टाइम में भी श्रावणी मेला जो है नहीं लगा था। हम लोग श्रावणी मेला से ही जीते मरते हैं। हम लोग का मेन बेसिक अगर बिजनेस पॉइंट माना जाए तो श्रावणी मेला ही होती है। लेकिन इस बार भी जैसे कि हम लोग को लग रहा है कि श्रावणी मेला इस बार भी नहीं लगने वाली है। क्या कि अगर लगती तो 3-4 महीना पहले से ही तैयारी जिला प्रशासन द्वारा होना चालू हो जाता है। लेकिन अभी तक देख के लग रहा है कि हम लोग का जो श्रावणी मेला का
कोई गुंजाइश नहीं है, जिसमें कि आर्थिक रूप से रामगढ़ में उरीमारी प्रोजेक्ट की डिस्पेंसरी बदहाल है। करीब 2 दशक से यहां पर मरीजों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसके तहत बिरसा प्रोजेक्ट, न्यू बिरसा आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट के 3000 सीसीएल कोयला कर्मियों, 1000 आउटसोर्सिंग समेत पोटंगा, उरीमारी और गरसुल्ला पंचायत के 30,000 से अधिक ग्रामीणों ने इलाज का जिम्मा उठाया है। कई बार संबंधित अधिकारियों को ये जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक किसी ने इस डिस्पेंसरी की सुध नहीं ली है। ऐसे बना हुआ था, लगभग 4000 से 5000 मजदूर यहाँ काम करते हैं, तो इसमें 3 गो प्रोजेक्ट चलता है और 3 पंचायतों से बिलोंग करता है। विस्थापित के यहाँ का आदिवासी, गैर आदिवासी सभी लोगों को काफी जनसंख्या है, लेकिन क्या है कि बना जरूर है, लेकिन वहाँ डॉक्टर भी नहीं है, दवाई भी नहीं है। लेकिन मैं मांग करता हूँ यहाँ के मुख्य महाप्रबंधक से जितना जल्दी यहाँ सभी चीज को व्यवस्था किया जाए और बहाल। खबरें और भी हैं, जल्द लौटते हैं।